वेलकम बैक टू आवर चैनल। पिछली क्लास में हमने देखा था हिमालय के बारे में, और हिमालय में मैंने आपके लिए एक सवाल दिया था एज अ होमवर्क, और उस सवाल को आपने आई होप किया होगा। उसका जवाब देख लेते हैं। सवाल था कि हिमालय किन किन स्टेट में से पास होता है, और यहाँ पे उसका मैप दिया है। यू कैन सी हियर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा। तो ये हमने पिछले इसमें देखा था, और साथ ही हमने कौन सी कंट्रीज़ में से पास होता है ये देखा था। हमने हिमालय की रिवर्स के बारे में देखा था, जिसमें भागीरथी रिवर का जिक्र किया था, उसे वाटर टावर ऑफ एशिया कहते हैं, ये देखा था। और हमने 3 रेंजेस देखी थी। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो पॉज करके आप ये शॉर्ट नोट्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बस हिमालय में आपको इतनी ही चीज़ें याद करनी हैं। उसके ट्रेडिशनल हाउस क्या है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में क्या है, 3 टाइप्स क्या है, और बस ये थोड़ी सी चीज़ें। तो आज हम नया टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज़ कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया। देखिए बच्चों, डेजर्ट 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हॉट डेजर्ट, एक होता है कोल्ड डेजर्ट। तो हॉट डेजर्ट मतलब हमारे इंडिया में जो राजस्थान वाला थार डेजर्ट है, जिसको द ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है, उसका हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं कोल्ड डेजर्ट की। तो कोल्ड डेजर्ट, ये जो वर्ड है डेजर्ट, ये वर्ड का ही मतलब अपने आप में ये है कि वहाँ पे 100 मिलीमीटर से कम बारिश हर साल होती है। 10 सेंटीमीटर से कम, 100 मिलीमीटर से कम। 10 सेंटीमीटर मतलब होता है 100 मिलीमीटर। तो कोल्ड डेजर्ट मतलब क्या है, वहाँ पे पहाड़ी इलाका है, प्लस ट्रांस हिमालय वाला रीजन है। ट्रांस हिमालय मतलब मैंने बताया था ना कि हिमालय ये मेन हिमालय है, और इसके पहले जो हिमालय बना था वो ट्रांस हिमालय बना था, जो कि आपको सिलेबस में नहीं है। तो जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे हिमालय है उसमें बारिश आ जाएगी और बारिश पीछे नहीं जाने देगी। मतलब इस मैप में समझिए कि यहाँ पे अगर मेन हिमालय ऊंचे ऊंचे है, एज अ बैरियर दीवार बन के खड़े हैं, और ये पीछे वाला हिस्सा जो है लद्दाख वाला, ये ट्रांस हिमालय है। तो अब यहाँ से बादल आएंगे और बादल इस हिमालय को टकरा के बरस जाएंगे। फिर पीछे बारिश जाएगी क्या? ऑब्वियसली नहीं। तो पीछे वाला एरिया हो गया डेजर्ट एरिया, इसलिए यहाँ पे बारिश कम होती है। भले ही ये ठंडा इलाका है, यहाँ पे बर्फ़ होती है, लेकिन बारिश यहाँ पे बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ पे बारिश ऑलरेडी पूरी बरस जाती है मेन हिमालय वाले रीजन में। ठीक है, तो आपको डेजर्ट क्यों है ये समझ गया। यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन ठंडी है, लेकिन यहाँ पे बारिश नहीं होती, इसलिए यहाँ पे डेजर्ट एरिया है। तो फिर आप बोलोगे कि फिर वहाँ पे कुछ वनस्पतियाँ उगती होंगी, या कुछ विशेष वनस्पतियाँ ही है वही उगती है, लेकिन अपने यहाँ जैसे गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का ऐसा कुछ नहीं होता है वहाँ पे। ठीक है, तो ये कोल्ड डेजर्ट है। विंटर का टेम्परेचर जो है वो बहुत एक्सट्रीम कोल्ड होता है, -30 डिग्री के भी नीचे जाता है। और इसकी भी कहानी ऐसी है कि जब हम जोन्स के बारे में देखते हैं, इक्वेटर के बाद में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आपने अर्थ देखी होगी। अर्थ में ये 3 जोन्स होते हैं, और जैसे ही हम इक्वेटर को क्रॉस करते हैं फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जाते हैं, तब क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जाके टेम्परेचर ठंडा हो जाता है। तो ऑलरेडी ये ठंडे इलाके में आता है, लेकिन अल्टीट्यूड और ऊपर होने के वजह से ये और भी ठंडा हो जाता है। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि बहुत कम रेनफॉल है। इसका लैंडस्केप जो है ये काफ़ी रग्ड है विथ रॉकी टेरेन। आई वांटेड टू आस्क व्हाट इज टेरेन। टेरेन मतलब ये होता है कि किसी पर्टिकुलर लैंड मास के बारे में अगर जिक्र हो रहा है, कोई लैंड मास का फिजिकल फीचर पूछा गया है, तो उसे टेरेन कहते हैं। देखो यहाँ पे लिख के रखा है, एनी फिजिकल फीचर ऑफ द पर्टिकुलर लैंड मास मेंशन। चाहे वो माउंटेन वाला हो सकता है, रॉकी हो सकता है, वैली हो सकती है, या प्लेन एरिया हो सकता है। टेरेन मतलब कि इसका फिजिकल फीचर कैसा है, उसको टेरेन बोलते हैं। साथ ही यहाँ पे एक लेक है जिसका नाम है पैंगोंग सो। तो आ जाइए पैंगोंग सो के लिए। नो व्हाट इज पैंगोंग सो। यहाँ पे मैं आपके लिए इमेज लाई हूँ। सी, पहले आपके बुक में जो इमेज दी है वो देखिए। यहाँ पे देखो आपको पैंगोंग सो की इमेज दी है। सो मतलब होता है लेक, तालाब। तो लद्दाख का ये है पैंगोंग सो। कितना सुंदर लेक है, लेकिन ये है सॉल्ट वाटर लेक। अब यहाँ पे सॉल्टीनेस कहाँ से आता है, तो कहा जाता है कि ये वाला जो एरिया है, ये पहले ये जो पैंजिया वाला मैंने बताया था ना आपको, लॉरेशिया एंड गोंडवाना, इसके बीच में था टेथिस सी।
तो ये वाला जो इंडियन लैंड मास था, हमने पिछले वीडियो में देखा कि ऐसा नॉर्थवर्ड मूव हो रहा था और इसको जाके टकरा गया था। तो जब इसको जाके टकरा गया था तो क्या हुआ था, फोल्ड्स बनी थी, इसलिए तो हमने हिमालय में फोल्ड माउंटेन देखे। पिछले क्लास में हमने ये भी देखे कि वो जो फोल्ड है वो किस तरह से दिखती है। ये जो फोल्ड वाला रीजन है ये भी समंदर के पानी के वजह से ही है। तो यहाँ समंदर का पानी जो है ये खारा था, प्लस यहाँ पे जो माउंटेन है इसमें के मिनरल्स जो है इसका भी डिपोजिशन उस इसमें लेक में जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये जो तालाब है ये खारा है। खारा है मतलब सॉल्टी है। यू कैन सी मोस्ट अदर लेक्स के कंपैरिजन में ये सॉल्टी है। क्या रिजल्ट है, रिजल्ट ऑफ मिनरल डिजॉल्व फ्रॉम द सराउंडिंग माउंटेन एरियाज। अब सराउंडिंग माउंटेन एरिया क्या लेके आगे बढ़ा है, जो समंदर टेथिस सी का पानी था उसी को तो ले लेके जो माउंटेन है वो बना है। और वो टेथिस सी में मिट्टी किसने भरी थी, उस समय के नदियों ने, क्योंकि समंदर में क्या होता है, मिट्टी होती है। वो मिट्टी कौन लाता है, तो नदियाँ लेके आती है, और फिर उसी मिट्टियों से तो वो पहाड़ बने हैं, और वो पहाड़ में जो मिनरल है वही इसमें तालाब में ऐड हो रहे हैं। इसलिए ऑब्वियसली ये तालाब कैसा होगा, खारे पानी का होगा। आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि पैंगोंग त्सो में फिल्म की शूटिंग हुई है जो कि है 3 इडियट्स। आपने लास्ट सीन देखा होगा। लास्ट सीन में ये रैंचो जी की शादी होती है और ये करीना कपूर जी ये अपनी बाइक में स्कूटर लेके आती है, और यहाँ पे अभी भी 3 इडियट्स पॉइंट है और ये स्कूटर वही है जो कि वो लेके आती है। तो यहाँ पे हमें पता है कि भी सोनम वांगचुक का हंगर स्ट्राइक चल रहा है लद्दाख को 6th शेड्यूल की मांग को लेके। तो ये उन्हीं के लाइफ से इंस्पायर्ड ये फुनसुक वांगडू करके कैरेक्टर इसमें था। और यू कैन सी हियर कि जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट मतलब क्लाइमेट के लिए बोलने वाले ऐसे कोई व्यक्ति जो सामने आके क्लाइमेट का पक्ष लेते हो, ये सोनम वांगचुक है। ये सोनम वांगचुक है। इनकी अभी अभी की 10 अगस्त की न्यूज़ है कि वो हंगर स्ट्राइक पे थे ऐसा। तो ये आपको पैंगोंग त्सो के बारे में आई होप समझ में आ गया होगा। पैंगोंग त्सो ये नाम बिल्कुल भूलना नहीं है, क्योंकि ये नाम कहाँ पे आता है, लद्दाख में आता है। और इसमें आपको या तो मैच द फॉलोइंग पूछेंगे या तो MCQ पूछेंगे, या तो आपको कभी आंसर लिखने में भी 1 लाइनर पूछ सकते हैं कि राइट डाउन द नेम ऑफ लेक इन लद्दाख। आगे देखते हैं यहाँ का जो टेरेन है ये कैसा दिखता है, मूनलैंड के जैसा दिखता है। मतलब जब हम पृथ्वी से खड़े होकर ऊपर देखते हैं तब चांद कैसा वाइट वाइट नजर आता है। तो हो सकता है कि चांद की जमीन जैसे है वैसे ही यहाँ की लद्दाख की जमीन है, वाइट वाइट पहाड़ दिखते हैं, इसलिए इसको मूनलैंड भी बोला जाता है। मतलब इसका जो सरफेस है ये मून के जैसा दिखता है। और जियोलॉजिस्ट इसे क्या एक्सप्लेन करते हैं कि ये सारे माउंटेन फोल्डेड माउंटेन है। हमने देखा था ना पिछले क्लास में कि दीज माउंटेन आर फोल्डेड क्यों है, इंडियन लैंड मास कोलाइडेड विथ यूरेशिया। वी नो वेरी वेल ये इंडियन लैंड मास था, ये यूरेशिया, ये वाला यूरेशिया है, इसके साथ कोलाइड हुआ था और फिर यहाँ पे फोल्ड्स बन गई थी। जो फोल्डेड पोर्शन है ये ओशन का ही पार्ट था। जो ओशन था वही ओशन में जो मिट्टी थी वही फोल्ड हो रखी थी, ये भी हमने देखा। अब आगे इसमें क्या बताया है, दे आर मेड लार्जली सैंड एंड क्ले। अब ये जो ओशन है ये किससे बना है, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि वो मिट्टी से और सैंड से बना है, सैंड एंड क्ले से बना है। तो अब ओशन में रिवर्स पानी ला के डालती है और रिवर क्या लेके आती है, अपने साथ मिट्टी लेके आती है। तो वो मिट्टी आखिर में बची कुची कहाँ डिपॉजिट होगी, ओशन में डिपॉजिट होगी। तो ये सारी मिट्टी जम के जब ये लैंड मास आगे जा रहा था तब वो ओशन की मिट्टी भी ढकेलते आगे लेके जा रहा था और फिर वो मिट्टी का फोल्ड्स बन गया जब वो यूरेशिया को जाके टकराया। अब माउंटेन का इरोजन कैसे होता है, व्हाट इज इरोजन मतलब कि उस पर्टिकुलर एरिया की जमीन घिस जाना, वो मिट्टी घिस जाना या बह जाना, इसको इरोजन कहते हैं। बह के एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। तो अब ये इरोजन जो होता है इसमें विंड का एंड रेन का बहुत लिमिटेड रोल होता है। लिमिटेड रोल क्यों, क्योंकि क्या है यहाँ पे ऑलरेडी जो रेनफॉल है ये बहुत ही कम है। अगर रेनफॉल कम है तो क्या होगा, विंड ज़्यादा होगी, मतलब सिर्फ हवाएं चलेंगी लेकिन बारिश नहीं आएगी। तो जब भी यहाँ से विंड पास होती है तब वहाँ से जो मिट्टी है वो एक जगह से दूसरी जगह पे चली जाती है। पहली बात तो बर्फबारी है, मतलब मिट्टी तो कम है, और जो पहाड़ों पे थोड़ी बहुत मिट्टी होती है वो भी हवा बहा के लेके जाती है। लेकिन इसमें मेजर रोल जो है ये किसका है, जैसे कि रिवर्स लाइक झांसकर एंड इंडस। तो हमें पता है कि नदियाँ पहाड़ों से गिरती हैं, और जब ये नदियाँ वहाँ से उन पहाड़ों के बीच में से बह के जाएंगी तो क्या करेगी, पहाड़ के जिस इलाके में से वो जा रही है वो वहाँ की मिट्टी अपने साथ लेके जाएंगी। और यहाँ पे कौन सी नदियाँ हैं, झांसकर एंड इंडस। लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं, जस्ट फॉर सेक ऑफ जनरल नॉलेज आप समझ लीजिए। आप इतना ध्यान रखिए कि विंड एंड रेन की वजह से यहाँ पे माउंटेन जो है वो
इरोड करते हैं। अब ये माउंटेन मिट्टी के ही है, आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है। हिमालय माउंटेन ये मिट्टी के माउंटेन है, यहाँ पे बहुत कम मिनरल्स पाए जाएंगे। मिनरल्स हमको कहाँ मिलते हैं? डेक्कन प्लेट्यू में मिलते हैं। मिनरल्स हमको पुराने अरावली जैसे पर्वत में मिलते हैं, लेकिन हिमालय में आपको मिनरल्स नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये मिट्टी से बने पहाड़ है। अब आगे देखते हैं कि यहाँ पे बहुत ही हार्श कंडीशन है। वी नो कि लेह में, लद्दाख में हमारे जो सैनिक है उनकी ट्रेनिंग, उनके स्टार्टिंग ट्रेनिंग के लिए उनको भेजा जाता है बहुत ही हार्श कंडीशन में। एंड वी नो कि वो लोग किस तरह से -30 डिग्री सेल्सियस में रहते हैं। मतलब कंडीशन बहुत हार्श है, वहाँ पे घर बांध के रहना संभव नहीं है। वहाँ पे तो सिर्फ जैसे सियाचिन ग्लेशियर जैसा एरिया है, वहाँ पे तो सिर्फ सैनिक ही रह सकते हैं, हमारे सोल्जर्स ही रह सकते हैं। अब यहाँ पे यूनिक वाइल्ड लाइफ, मतलब ऐसा नहीं कि वाइल्ड लाइफ नहीं है, इस ठंड प्रदेश में रहने वाले जो वाइल्ड लाइफ है वो काफ़ी यूनिक है, जैसे स्नो लेपर्ड, आइबैक्स एंड टिबेटियन एंटीलोप। तो ये कैसे दिखते हैं ज़रा देख लेते हैं अपन। स्नो लेपर्ड कहाँ है? मैं लाई थी ना आपके लिए। हाँ, ये है स्नो लेपर्ड। देखो बिल्ले जैसा दिख रहा है ना स्नो लेपर्ड, कैसा दिखे? ये उसका पासपोर्ट साइज फोटो है, ठीक है। एंड ये वाला जो स्नो लेपर्ड है, इसके शरीर के ऊपर देखिए आप थोड़े चट्टे चट्टे दिख रहे हैं, और ये ऐसे बर्फ में रहता है, इसलिए ये ऐसे थोड़ा सा टाइगर के जैसा दिखता है, लेकिन गोरा वाला टाइगर होता है, मतलब थोड़ा सा अलग होता है। टाइगर के ऊपर स्ट्रिप्स होती है, लेकिन इसके ऊपर स्ट्रिप्स नहीं होती है, ऐसे राउंड राउंड होते हैं। तो ये कौन है? इसका नाम आपको भूलना नहीं है, ये है स्नो लेपर्ड। वी नो लेपर्ड, लेपर्ड जो चीता होता है वो वैसे ही होता है, लेकिन ये स्नो में रहने वाला चीता होता है। अब लद्दाख में तो स्नो है, इसलिए याद रख सकते हैं स्नो लेपर्ड। और ये बहुत वल्नरेबल है। देखो आपको एक बात बता दूँ, एक IUCN की रेड लिस्ट निकलती है, उसमें सभी प्राणियों को वो कौन से कैटेगरी में है वो डिसाइड किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घर पे कोई वस्तु कम हो गई तो हम उसको संभाल संभाल के यूज़ करते हैं ना, तो ये प्राणियों का वैसे ही होता है। जो IUCN स्टेटस है वो इसीलिए निकाला जाता है कि भाई जो प्राणी कम हो रहे हैं दुनिया में, उनको संभाल संभाल के उनका पोचिंग या फिर उनका हंटिंग बैन करके उनकी स्पीशीज़ यहाँ पे इस अर्थ पे मौजूद रहे, वो लोग गायब ना हो जाए, विलुप्त ना हो जाए, इसीलिए उनके लिए प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। जैसे अपने यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर वगैरह चलता है, आपने काफ़ी न्यूज़ में सुना होगा कि टाइगर्स जो है वो विलुप्त हो गए हैं करके, ठीक है। इसीलिए टाइगर को बचाने की मुहिम चलती है। अब ये कैसे कैट के जैसा दिखता है, इसलिए ये कैट फैमिली का है। कैट फैमिली होती है फिलिडी फैम। और ये क्या खाता है? ये कार्निवरस होते हैं, छोटे छोटे जैसे शिप हो गए, छोटी छोटी बकरी हो गई, ऐसे प्राणियों को ये खाता है। तो ये बस स्नो लेपर्ड है, आपको सिर्फ नाम याद रखना है, बाकी स्नो लेपर्ड का और कुछ भी याद नहीं रखना है, टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ आपको नाम याद रखना है। नाम याद रहे इसलिए आपको इतनी कहानी बता रही हूँ। दूसरा क्या था? आइबेक्स। तो आइबेक्स जो है ये लीस्ट कंसर्न है। पहले आप IUCN की लिस्ट देख लीजिए। IUCN इस तरह से लिस्ट निकालता है जिसमें लीस्ट कंसर्न मतलब जिस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं, भाई है बहुत सारे हैं, बहुत अवेलेबल है। ऐसे नियर थ्रेटन मतलब हाँ इन पे ध्यान नहीं दिया तो ये गड़बड़ कर सकते हैं। और ये 3 कैटेगरी डेंजर होती है। तो हमने देखा कि ये जो स्नो लेपर्ड था ये कौन से कैटेगरी में था? वल्नरेबल। वल्नरेबल देखो ये कैटेगरी मतलब हाँ थोड़ा डेंजर जोन में है ना, इसलिए ध्यान देने की जरूरत है। और ये लिस्ट कंसर्न है। लिस्ट कंसर्न मतलब ये बहुत सारी है। बकरी है, ये तो बकरी के जैसा दिख रहा है, मतलब ये बकरी फैमिली का है। बकरी फैमिली कौन सी होती है? बोविडी फैमिली है। और ये हर्बीवरस होती है, शुद्ध शाकाहारी है। और ये इसका जूम पासपोर्ट साइज फोटो और ये इसका फुल फोटो। इसका नाम है आइबेक्स। देखो कितने बड़े बड़े इसके हॉर्न्स है, ठीक। आइबेक्स एक स्पेशल प्रकार की बकरी है, ऐसा आप समझ लो। इसके बाद में और एक कौन सा प्राणी था? तिबेटियन एंटीलोप। ये भी थोड़ा सा शिप के जैसा दिखता है। ये थोड़ा नियर थ्रेटन है, मतलब अगर इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाए तो ये इस डेंजर जोन में जा सकता है। तो अब देखो ये भी कौन सी फैमिली का है? शिप गोट कैटल फैमिली का, बोविडी। आप देखो ना, शिप गोट कैटल ये सभी एक जैसे दिखते हैं ना, कि एक खानदान के लोग हैं, वैसे दिखते हैं। और वो हमने स्नो लेपर्ड देखा था, तो आप बिल्ली देखो, चाहे आप टाइगर देखो, चाहे आप चीता देखो, लेपर्ड देखो, ये सब एक फैमिली के दिखते हैं। उनकी शक्लें सभी की एक होती है, सिर्फ उनके बिहेवियर में थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। बिल्ली को हम घर पे पाल सकते हैं, लेकिन चीते को नहीं पाल सकते, टाइगर को नहीं पाल सकते, क्योंकि वो उनके बिहेवियर में फर्क है, लेकिन शक्ल में तो सभी एक जैसे दिखते हैं। तो ये इनकी फैमिली क्या है? ये भी शिप के जैसी है, ठीक है। क्या नाम है जी? तिबेटियन एंटीलोप। यू नो कि हमारे लद्दाख के बगल में ही तिबेट है। कल के परसों के क्लास में हमने मैप देखा था ना उसमें। और इसका प्यार से घर का नाम क्या है? चीरू। व्हाट इज द नेम? चीरू। सो तिबेटियन एंटीलोप चीरू। ए के बाद में सी आता है तो AC से आप ध्यान रख सकते हो, AB छोड़ के C, एंटीलोप एंड चीरू। इसके बाद में आपने एक जो कि आपके बुक में नहीं है लेकिन जिक्र आता है कि हम पश्मीना जो शिप है उसकी शॉल यूज करते हैं, काफी महंगी मिलती है। तो ये पश्मीना है, ये भी एक शिप है, ठीक है। इसके बारे में अपने को नहीं बताया है। तो आई होप यू अंडरस्टूड।
आगे देखते हैं अपने सिलेबस में क्या दिया है। तो हमने ये स्नो लेपर्ड, आइबेक्स एंड तिबेटियन एंटीलोप के बारे में देख लिया। अब जो लद्दाखी लोग हैं ये कैसे रहते हैं, तो बहुत ही सिंपल लाइफ इनकी होती है, एंजॉय करते हैं, काफ़ी ठंडी प्रदेश में रहते हैं। मतलब ऐसा होता है ना कि जिसको आसपास में सारी सुविधाएं नहीं मिलती वो हार्श कंडीशन में रहना, मेहनत करना सीख जाता है। तो यहाँ के लोग भी काफ़ी मेहनत करते हैं। यहाँ के लोगों को कई बार ट्रैवल करना पड़ता है। अगर एनवायरनमेंट बहुत ठंडा हो जाता है तो वो थोड़े से नीचे कश्मीर वैली में आ जाते हैं कभी कभी, तो इस तरह से। और यहाँ पे बुद्धिस्ट पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे ये लोग कलरफुल फेस्टिवल्स मनाते हैं। फेस्टिवल्स जैसे लोसर एंड हेमिस फेस्टिवल, तो ये भी मैं बताती हूँ क्या है लोसर एंड हेमिस फेस्टिवल। लोसर एंड हेमिस फेस्टिवल में देखिए, लोसर फेस्टिवल तो ऐसा फेस्टिवल है जो कि तिबेटियन न्यू ईयर सेलिब्रेशन है। आपको मैं बताऊँ, ये मैप देखिए, ये अपना है लद्दाख वाला एरिया और यहाँ के बगल में सीधा तिब्बत शुरू हो जाता है। देखो यहाँ पे दिया है ना तिब्बत, और यहाँ पे नीचे नेपाल है, नेपाल के बगल में भूटान है, उसके ऊपर में तिब्बत है। तो तिब्बत का डायरेक्ट कनेक्शन, यहाँ का जो कल्चरल इम्पोर्टेंस है ये लद्दाख को इन्फ्लुएंस कर देता है। तो यहाँ पे जो तिब्बत में फंक्शन सेलिब्रेट होते हैं वो कई फंक्शन लद्दाख में भी सेलिब्रेट होते हैं। तो फंक्शन का नाम क्या है, लोसर। ये तिबेटियन न्यू ईयर सेलिब्रेशन है, बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है। देखो इस तरह से सब डांस वगैरह करके, इनका स्पेशल कलरफुल ड्रेस पहन के, ऐसे मुखड़े लगा के ये अच्छे से ये सेलिब्रेट करते हैं। और दूसरा है हेमिस फेस्टिवल। दूसरा है हेमिस फेस्टिवल। हेमिस, इट्स हेमिस नाम कैसे याद रख सकते हैं, अर्थ का हेमिस्फीयर होता है ना, तो हेमिस पियर निकाल दो, हेमिस। सो ये हेमिस फेस्टिवल क्या होता है, तो यहाँ पे गुरु पद्म संभवा बोल के एक 8th सेंचुरी के कोई गुरु थे, बुद्धिस्ट गुरु थे। तो फिर इनकी बर्थ एनिवर्सरी बड़े धूमधाम से यहाँ पे मनाई जाती है, उसे हेमिस फेस्टिवल कहते हैं। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि बुद्धिज्म के 3 टाइप्स होते हैं। कौन से, महायान, हीनयान एंड वज्रयान। मेजर दो ही टाइप है, लेकिन ये जो तीसरा टाइप है ये तिबेटियन टाइप है, वज्रयान। तो जो वज्रयान बुद्धिज्म है इसमें उसके एस्टेब्लिशमेंट में इनका बहुत ज़्यादा रोल है। तो इसीलिए वो वज्रयान बुद्धिज्म के जो फाउंडिंग पीरियड में जिनका रोल है, गुरु पद्मा संभवा, इनका बर्थ एनिवर्सरी यहाँ पे धूमधाम से मनाया जाता है। अभी 2025 में, अभी जुलाई के फर्स्ट वीक में 5-6 जुलाई को ये मनाया गया था। तो कौन से 2 फेस्टिवल है, लोसर एंड हेमिस फेस्टिवल। ठीक, अब इसके बाद में और कुछ बचता है नहीं, हाँ, एंशियंट मोनास्ट्रीज। यहाँ पे क्या है, बहुत पुरानी मोनास्ट्रीज, मतलब जो बुद्धिस्ट जैसे मंदिर होते हैं ना वैसे ये मोनास्ट्रीज होती है, मतलब जो बुद्धिस्ट टेम्पल्स होते हैं उसको मोनास्ट्रीज कहते हैं। तो देखिए ये पुराने बुद्धिस्ट टेम्पल्स है, ये बहुत ही फेमस है वहाँ का। तो इस तरह से ये अंदर से दिखते हैं। तो ये पुराने बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज वहाँ पे हैं। तो हमने आज क्या क्या देखा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। यस, देखो हमने ये देखा कि इंडियन डेजर्ट्स 2 प्रकार के होते हैं, एक हॉट डेजर्ट, एक कोल्ड डेजर्ट। हॉट डेजर्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन आज हमने कोल्ड डेजर्ट के बारे में देखा। क्या नाम है कोल्ड डेजर्ट का, तो लद्दाख का टेम्परेचर बिलो -30 डिग्री सेल्सियस विंटर में जाता है, एक्सट्रीम कोल्ड होता है। यहाँ पे रेनफॉल लिटिल होता है। लिटिल मतलब कितना होता है, लेस देन 100 मिलीमीटर और 10 सेंटीमीटर, ये दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ का लैंडस्केप कैसा है, रग्ड है, रॉकी टेरेन है, यहाँ पे डीप वैलीज है। मतलब ये कैसा दिखता है, लेक का नाम क्या था, पैंगोंग सो। आपको क्या याद आना चाहिए कि यहाँ पे 3 इडियट्स के लास्ट सीन की शूटिंग हुई है। ये मून लैंड है, क्यों, क्योंकि ये मून सरफेस के जैसी दिखती है। और जो फोल्डेड माउंटेन यहाँ पे मौजूद है ये कैसा है, पार्ट ऑफ ओशन है। मतलब कौन सा ओशन, जो टेथिस सी पहले वाला था, मैंने आपको वो डायग्राम बताई थी ना। यहाँ के जो रॉक है वो सैंड एंड क्ले से है। अब इनका यहाँ पे इरोजन किससे बताया है, विंड एंड रेन। यहाँ पे जो थोड़ा बहुत रेनफॉल होता है वो, एंड जो विंड यहाँ पे चलती है उससे इसका इरोजन होता है। आप अगर रिवर वाटर भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फौना मतलब क्या होता है, एनिमल्स। कौन से स्पेशल एनिमल्स पाए जाते हैं, स्नो लेपर्ड जो कैट जैसा दिखता है, आइबेक्स जो गोट जैसी दिखती है, एंड तिबेटियन एंटीलोप ये जो शिप जैसी दिखती है। तो ये 3 आपको ध्यान रखने हैं। SIT, सिट नाम से आप इसको याद कर लीजिए। और यहाँ के लोग बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं। फेमस है यहाँ की एंशियंट मोनास्ट्रीज, पुराने बुद्धिस्ट एंशियंट मोनास्ट्रीज यहाँ पे फेमस है। और कलरफुल फेस्टिवल कौन से होते हैं, लोसर एंड हेमिस फेस्टिवल। वी नो लोसर मतलब तिबेटियन न्यू ईयर, एंड हेमिस फेस्टिवल मतलब जो वज्रयान बुद्धिज्म के फाउंडर थे गुरु, उनके बर्थ एनिवर्सरी को ये धूमधाम से मनाते हैं। हाँ, और एक चीज़, ये जो है, ये जो पुरानी ओल्ड बुक थी
जो आपकी अभी जस्ट पिछले साल आपके जो सीनियर अभी 8th स्टैंडर्ड में गए, उनको एक 7th चैप्टर था लाइफ इन डेजर्ट, उनको भी ये लद्दाख इसमें था, मतलब एक चैप्टर में 2 पार्ट थे, हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट। तो लाइफ इन डेजर्ट में जो लास्ट पार्ट है वो कोल्ड डेजर्ट का है, मतलब पुराने सिलेबस में भी ये दिया है लेकिन आपको और थोड़ा शॉर्ट करके दिया है। यू कैन सी हियर, ये कोल्ड डेजर्ट, ये मैप वगैरह बताया है और वहाँ का फ्लोरा फोना कैसा था, वहाँ के लोग कैसे थे, देन वहाँ की कनेक्टिविटी टूरिज्म के बारे में भी यहाँ पे बताया है। तो अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप ये पुरानी बुक पढ़ सकते हैं, और अगर आपको इजी करके पढ़ना है तो मैं यहाँ पे ये आपको बता देती हूँ, आप नोट्स का स्क्रीनशॉट लेके फिर आप नोट्स फॉर्मेट में भी अगर आपको इंटरेस्ट हो तो पढ़ सकते हैं। बाकी इतना आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपके सिलेबस में है उतना आप पढ़िए और बस उतना ही लर्न करिए, उतना ही आपको एग्ज़ाम के लिए काम आने वाला है। एग्ज़ाम के लिए कितना काम आने वाला है, सिर्फ ये इतना, ओनली दिस, बाकी कुछ भी नहीं। बाकी तो आपको मैंने ये जो सारी इमेजेस एंड ऑल ये सब कुछ बताया ना, ये आपको सिर्फ याद रहने के लिए बताया। बाकी इसके डिटेल में अगर और मुझे कुछ मिलता है ये फेस्टिवल के बारे में तो हम शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में डाल देंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, मैंने बताया था आपको, SST इज़ अ सब्जेक्ट जिसमें अपने को बहुत सारा कलरफुल कल्चर समझना है, लाइफ समझनी है, ज्योग्राफी समझनी है, वहाँ के लोग कैसे वो समझने हैं। अब देखिए एक बात और समझिए, ये डेजर्ट है, डेजर्ट मतलब हम डेजर्ट समझ के कितना बोरिंग लाइफ होगा ऐसे समझते हैं ना। डेजर्ट मतलब ओनली वाइट स्नो, ओनली मतलब कोई ग्रीनरी नहीं, कुछ नहीं। ऐसे ग्रीनरी ना होने में वो अपने आप को एंजॉय करने के लिए इतने कलरफुल फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये भी अपने आप में एक विशेषता इनकी समझ में आती है। ओके, आई होप यू एंजॉयड द क्लास एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल, एंड इन नेक्स्ट क्लास वी विल मीट विद द हॉट डेजर्ट, दैट इज थार डेजर्ट, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट ऑफ इंडिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।